हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री सीरीज ऑफ DBBB TGT नेचुरल साइंस। इसमें हम कवर करे थे अभी अपनी यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें ऑलरेडी हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स और एटॉमिक मॉडल्स को कवर कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, लास्ट हमने देखा था बोह्र मॉडल ऑफ एटम। तो बोह्र मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जिसमें एटम का सारा मास कॉन्सेंट्रेट करता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डेफिनिट पाथ में यहाँ चक्कर लगाते हैं, और ये जो डेफिनिट पाथ होता है इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग एनर्जी लेवल या फिर ऑर्बिट्स या फिर इन सेल्स के अंदर चक्कर लगाते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वेरियस सेल्स ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। मतलब ये जो ऑर्बिट्स हैं जो न्यूक्लियस के चारों तरफ हैं, ये इसको हम क्या कहते हैं? या तो हम इन्हें कहते हैं ऑर्बिट्स, ये इन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स, या इन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी सेल्स। तो ये हो गया हमारे ऑर्बिट्स, या इन्हें हम क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स, या इन्हीं हम क्या कहते हैं, एनर्जी सेल्स। अब इन एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे की जाती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्बिट के अंदर आएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी इन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए हमारे पास एक स्कीम होती है जिसे हम कहते हैं बोहर स्कीम। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो एक बार उस स्कीम को देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट रूल क्या है उसका? द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी ऑर्बिट और शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। यानी ये जो ऑर्बिट्स हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाएंगे वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिल किए जाएंगे 2n², जहाँ पर जो n है वो है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, राइट। जैसे मान लो अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो फर्स्ट क्या आएगा, n = 1। तो अगर n = 1 में यहाँ पुट करूँ तो क्या आएगा, 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कितना देगा, 2। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ऐसे अगर सेकेंड ऑर्बिट की बात करें तो 2 × 2 का स्क्वायर, यानी अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट की बात करूँ तो n क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 × 4 यानी कितना आ जाएगा, 8। सिमिलरली अगर हम n की जगह 3 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 2 × 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, 2 × 9 यानी कितना आ जाएगा, 18, राइट। चलो, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्बिट जिसे हम कहते हैं n = 1। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन हम किसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है 2n², राइट। अच्छा, ऐसे ये जो सेल्स होती हैं इन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट सेल है, यानी ये मान लो n है, तो n की वैल्यू 1, फिर 2, 3, 4, इनफाइनाइट लेवल तक हो सकती है, राइट। तो जो हमारी सेल है इसको रिप्रेजेंट करेंगे k से, यानी जो हमारी फर्स्ट लेवल होता है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, k से। सेकंड को l से, ऐसे ही थर्ड आएगा उसे m से, फिर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। इस तरह से हमारा रिप्रेजेंटेशन चलता जाता है, राइट। चलो, ये था फर्स्ट का याद रखना फॉर्मूला, किसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिल किया जाता है, 2n²। सेकेंड है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन केस ऑफ पेनल्टीमेट ऑर्बिट इज 8। आपको याद रखना है कि जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। जो आउटर मोस्ट है, मान लो अगर कोई एटम है और उसकी आउटर मोस्ट शेल ये है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 8। तो अगर यही इसके आउटर मोस्ट है, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बट अगर मान लो किसी की थर्ड है, थर्ड, तो अभी हमने थर्ड में पढ़ा, थर्ड में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 18। बट अगर थर्ड किसी के आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट यानी इसके अलावा कोई और फिल नहीं की गई है, तो अगर ये थर्ड आउटर मोस्ट है तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। ये याद रखना है। अगर कोई 8। अगर कोई आउटर मोस्ट शेल है तो उस आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। अभी ये हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे। और आउटर मोस्ट शेल हम तब तक नहीं भरेंगे जब तक कि इनर शेल फिल ना हो जाए। यानी अगर मुझे ये थर्ड वाली शेल फिल करनी है तो पहले अंदर की 2 शेल कंप्लीटली फिल्ड होनी चाहिए, तभी हम थर्ड शेल फिल कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रख के चलिए। चलो, इसके लिए देखो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1, ठीक है। अब अगर इसमें कितने हो गए, प्रोटॉन कितने हो गए भाई,
इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। न्यूट्रल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं। तो अगर मैं इसको फिल करूंगी तो हाँ आ जाएगा ये न्यूक्लियस। अच्छा, ये आ गया इसके ऑर्बिट। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा हमने फॉर्मूला देखा था, फॉर्मूला क्या था? 2n²। उसके अकॉर्डिंग 2 × 1 यानी कितना आएगा? 1 का स्क्वायर 2। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पर इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। अगर इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, तो अगर मैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 1। और कौन सी शेल आएगी? के। तो ये के शेल हो गई। ऐसे ही अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्पीसीज। जैसे मैं एक बात कर लेती हूँ सोडियम की। तो अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11। तो अगर मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 11 फिल करने हैं तो देखो कैसे फिल करेंगे। फर्स्ट, अब सबसे पहले फर्स्ट लेवल आ गया। फर्स्ट लेवल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 2। चलो, ये मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब इसका साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अगर मैं लिखूं तो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। कितने फिल करने हैं मुझे? 11। मैंने कितने फिल कर दिए? 2। तो अब अगर मैं सेकंड देखूं तो n की जगह अगर मैं 2 रखूं तो n की जगह अगर मैं 2 रखूंगी तो क्या आएगा? 2 × 2 का स्क्वायर। और 2 × 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 × 4। कितना जगह ये? 8। और अगर ये 8 आएगा तो इसका मतलब जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। फिल करते हैं, सेकंड ऑर्बिट बना लेते हैं इसका। और सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसके? 8 को फिल कर देते हैं। तो यहाँ गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 8। इसका मतलब सेकंड सेल में कितने आ गए? 8। अभी भी ये कितने हुए? 8 और 2 10। अभी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, उस एक इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हम कौन सी में डालेंगे? थर्ड में। तो थर्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है, वो हमारा लास्ट में कितना आ जाएगा? थर्ड में। तो थर्ड जो है उसमें हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1। इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2 8 और 1। शेल के हिसाब से देखेंगे के, एल और एम, राइट। तो इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, राइट। अच्छा, ऐसे अगर मान लो पोटाशियम का फिल करना है, पोटाशियम का कर लोगे आप। मान लो अगर ऑक्सीजन का फिल करना है तो ऑक्सीजन का फिल करेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले आएगा हमारा ये वाला। यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2। तो यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, राइट। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसे ही हमारी यहाँ पर सेकंड शेल आ जाएगी। तो सेकंड शेल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 8। इसके इलेक्ट्रॉन है ही 8। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? पहली शेल में हमारे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। पहली शेल में इलेक्ट्रॉन आ गए 2, बचे कितने? 6 हम दूसरी वाली शेल में फिल कर देंगे क्योंकि दूसरी वाली शेल में मैक्सिमम हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो उसके लिए मैंने 6 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया? 6। यानी जो सेकंड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? के और एल। ये हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आना चाहिए, राइट, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम वैलेंसी निकालते हैं और इसी कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही हम आगे रिएक्शन कराते हैं। कैटायन आनायन इसी के बेसिस पे होते हैं। जैसे मैं यहीं पर बता दूँ आपको, हर कोई अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। ये हमने लास्ट में पढ़ा, हर किसी के लास्ट वाली शेल में, यहाँ लिखा है ना, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, हर किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये याद रखना, हर एक एलिमेंट तब स्टेबल होगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्टेट का मतलब उसके लास्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8। अब उसे 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं या देने पड़ते हैं उसे उसकी क्या कहते हैं? वैलेंसी, ठीक है। अब जैसे यहाँ सोडियम से बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर है मेरे पास सोडियम। अगर हम सोडियम का लास्ट वाला देखें, लास्ट वाला शेल, लास्ट वाली शेल में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके पास 2 पॉसिबिलिटी, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो इसमें कितने हो जाएंगे? 8, या ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो ये वाली शेल खत्म हो जाएगी और इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक कितना बचेगा? 2 और 8। तो इसकी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 8। इसीलिए जो Na है वो 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। और जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और इस तरीके से हमारे क्या जनरेट होते हैं? कैटायन। ये आगे पढ़ना भी, ऐसे चार्ज स्पीसीज बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन के लास्ट में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। अब जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इसके ये कितने बन जाएंगे? 8। इसका मतलब जो ऑक्सीजन है उसे कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए? 2। तो उस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। और अगर इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये क्या बन गया? हमारा एनायन। तो इस तरीके से एनायन और कैटायन जनरेट होते हैं। और इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई? 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है और इसने जितने इलेक्ट्रॉन दिए वही इसकी वैलेंसी होगी, यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। इस तरीके से हम वैलेंसी या चार्ज एनायन कैटायन इसी तरीके से हम निकालते हैं, राइट। चलो,
ये तो था कॉन्फ़िगरेशन। एक और कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये था 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और कॉन्फ़िगरेशन है जो आपको याद रखना है। देखो, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेसिकली वो होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, है ना। ठीक है, यानी हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स का पता करने के लिए। एक और तरीका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, बट उसके लिए हमें पता होनी चाहिए क्वांटम नंबर्स। अब ये जो क्वांटम नंबर है ये है हाई लेवल का थोड़ा टॉपिक, यानी 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट इसको थोड़ा सा आपको ये आना चाहिए, क्योंकि अगर ये आएगा तब आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी अच्छे से आ पाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। देखो, क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम नंबर होते हैं एड्रेस टू एन इलेक्ट्रॉन, यानी हमें ये पता करना है किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर्स ये टोटल कितने होते हैं? 4। ठीक है, अब देखो इसमें इसे पता कैसे करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सा एटम है हमारे पास। उस एटम के अंदर हम सबसे पहले पता करेंगे ऑर्बिट कौन सा है, उस ऑर्बिट के अंदर हम ढूंढेंगे ऑर्बिटल कौन सा है, और ऑर्बिटल जब हमें मिल जाएगा तो उसी ऑर्बिटल के अंदर हमारा प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये क्वांटम नंबर इसे निकालते हैं। सबसे पहले हमें एटम पता होने चाहिए, उसके बाद ऑर्बिट, उसके बाद ऑर्बिटल, और उसके बाद क्या पता होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन। अब देखो, एटम तो हमें नॉर्मली पता होगा। जैसे मैं अगर सोडियम की बात करूँ ना, सोडियम का 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो मुझे एटम तो पता ही है। कौन सा एटम है? सोडियम। उसके बाद मुझे क्या पता होना चाहिए? ऑर्बिट। ऑर्बिट भी मैंने अभी बताया आपको कैसे होता है, 2, 8 और 1, ये कॉन्फ़िगरेशन था, अभी हमने पीछे देखा था। अभी हम क्वांटम नंबर के बेसिस पे इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम एटम पता करेंगे, एटम के बाद हम ऑर्बिट पता करेंगे, ऑर्बिट के बाद हम ऑर्बिटल पता करेंगे। यानी एटम के अंदर क्या होगा? ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर क्या होगा? ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है। देखो, ये तो हमें पता है एटम क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है ये भी हमें पता है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ यहाँ इलेक्ट्रॉन अलग अलग पाथ में चक्कर लगाते हैं और इन्हीं पाथ्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। तो एटम और ऑर्बिट तक तो हमें पता है। बात क्या है? ऑर्बिटल की। देखो, ऑर्बिटल क्या होते हैं? हर एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में कुछ ऑर्बिटल होते हैं, तो ये तो हमें पता है। ये जो ऑर्बिट होता है इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से, और इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर एन की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल की वैल्यू एन से कम होती है, यानी क्या होगी? ऑर्बिटल को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे और ये n-1 होगी, यानी क्या होगी? ये 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। अब अगर मान लो n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू 2 है तो l कैसे निकालेंगे? l आ जाएगा n-1, n-1 करेंगे तो कितना जाएगा? 2 - 1, यानी कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाओ n = 3। n = 3 के लिए l कैसे निकालेंगे? l की वैल्यू होती है, देखो एक चीज़ याद रखना, जो हमारी l की वैल्यू होती है वो होती है 0 से n-1 तक। यानी अगर मेरे पास ये है तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई, पर अगर मेरे पास n2 है तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर n-1 तक। मतलब इसमें 0 तो होगा ही होगा, एक तो 0 होगा और एक n-1, यानी कितना आ गया? 1। ऐसे ही अगर मैं 3 के लिए निकालूँ तो पहले n-1 निकाल लो, कितना आएगा? 3 - 1, यानी कितना आएगा? 2। तो 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक यानी क्या क्या पॉसिबल है? 0, 1 और 2। ऐसे ही मान लो अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम n-1, n-1 कितना आएगा? 4 - 1, और 4 - 1 कितना आएगा? 3। तो यानी क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? अगर n की वैल्यू 4 है तो 0, 1, 2, 3, ये होंगे इसके अलग अलग ऑर्बिटल। अब एक और चीज़ याद रखनी है, अगर मेरे पास l की वैल्यू 0 है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग ऑर्बिटल से। यानी अगर 0 है तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? s से, 1 है तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से, 2 है तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? d से, और 3 है तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? f से। l की वैल्यू 0 है तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? s, 1 है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? p, 2 है तो d, और 3 है तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं? f से। यानी आपको याद रखना है SPDF। देखो PDF तो सबको पता है क्या होता है, PDF, उसके आगे बस s और लगाना है। तो 0, 1, 2, 3, तो क्या हो गया? SPDF, राइट। याद रहेगा इतना आपको। देखो आगे एक और चीज़ जो मुझे आपको समझानी है देख लेते हैं एक बार। चलो यहाँ तक हो गया हमारा। अब देखो, ये मैंने आपको क्या बताया? ये मैंने बताया सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? n। ठीक है, और कोई भी जो वैल्यू है n की, उसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है? l की वैल्यू होती है 0 से लेकर n-1। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर l की वैल्यू 0, 1, 2 या 3 होती है तो क्या होता है? S,
P D F, उसके बाद भी होता है GH, पर वहाँ तक आपको जाना नहीं है, 4 वैल्यू याद रखनी है। 0 के लिए क्या होता है S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए क्या होता है F। अब आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, ये जो S है S, इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है बट उतना जाना नहीं है। आपको क्या याद रखना है, S के अंदर होता है एक ऑर्बिटल। S के अंदर कितने, देखो S के अंदर कितना ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। उसके बाद आता है P के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 1 2 3। तो ये हो गया एक ऑर्बिटल, ये हो गया इसका दूसरा ऑर्बिटल, और ये हो गया इसका तीसरा ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो 2 और 2 और 2 यहाँ पर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6। वैसे डी याद रखना है, डी में मैक्सिमम ऑर्बिटल हो सकते हैं 5, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो कितने आएंगे यहाँ पर, 10 इलेक्ट्रॉन। एफ के अंदर ऐसे कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो कितने हो गए यहाँ पर, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो SPDF होते हैं इन्हें हम कहते हैं सब शेल्स, और हर सब शेल के अंदर आपको याद रखना है कितने कितने ऑर्बिटल होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, L की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा S, 1 होगी तो क्या होगा P, 2 होगी तो क्या होगा D, 3 से F। S के अंदर कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, 1। ऑड नंबर में याद रखना है, इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। इसमें कितने होंगे, 5। उसके बाद कौन सा ऑड नंबर आता है, 7। तो इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 7। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये हो गया हमारा S P D F। L की वैल्यू क्या होती है इसके लिए, 0 1 2 3। S में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। ये हो गए ऑर्बिटल। D में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, और F में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं S के अंदर कितने आएंगे, ऑर्बिटल में 2, 3 है तो कितने, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 ऑर्बिटल में कितने हो गए, 6, 5 ऑर्बिटल में कितने हो गए, 10, और 7 ऑर्बिटल में कितने हो गए, 14। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, राइट। तो आपको इतना याद होना चाहिए। अब देखो हमें ये पढ़ना था हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे, उसके लिए पहले कुछ रूल है वो आपको पता होने चाहिए, जिसमें सबसे पहला रूल क्या आता है, सबसे फर्स्ट रूल हमारा आता है अफबाउ प्रिंसिपल, जो कि यह कहता है, वो ये कहता है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से फिल किए जाएंगे। यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है 1s 2s 2p 3s। ये जो 1 है ये हमें ऑर्बिट बताता है, यानी इसके हिसाब से देखो इतना पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 1s, तो 1s में क्या है, जो n है वो 1 है, और n क्या होता है, n होता है हमारा ऑर्बिट, और ये सब शेल हो गई। यानी इसके लिए L की वैल्यू पता है, अभी मैंने बताया था, अगर L की वैल्यू 0 होती है तो क्या होता है S, 1 होता है तो क्या होता है P, 2 होता है तो क्या होता है D, और 3 होता है तो क्या होता है F। ठीक है, तो यहाँ पर L की वैल्यू पता चल गई, क्या है 0। ऐसे अगर मैं 2s और 2p की बात करूँ तो देखो 1 में मैंने सिर्फ 1s लिखा है, जबकि 2 में मैंने 2s और 2p दोनों लिखा है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि अगर मैंने यहाँ पर 2 ले लिया ना 2s, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो मैंने ये बताया आपको कि जो L की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से n-1। यानी अगर मेरे पास सेकेंड ऑर्बिट है तो उसमें L की वैल्यू 0 भी होगी और 2-1 यानी 1 भी होगी, और 0 के लिए हम क्या लगाएंगे S, और उसके लिए आप क्या लगाएंगे P। सिमिलर अगर मैं ऐसे 3s की बात करूं तो n की वैल्यू कितनी होगी 3, n की वैल्यू 3 होगी तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से लेकर n-1 तक। तो कितनी कितनी वैल्यू पॉसिबल होगी, 0 1 और 2। तो इसमें S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा। ऐसे अगर यहाँ चलेंगे F होगा, ऐसे इसमें आगे भी जा सकते हैं, पर यहीं तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी आपको, है ना। चलो अब देखो इसमें क्या है, जो हमें इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से फिल करने, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले 1s में आएगा या 2s में आएगा, 2p में आएगा, किस में जाएगा, उसके लिए एक रूल है, और उस रूल को हम क्या कहते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल। उसके लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कैसे याद रखना है। पहले आप ऐसे लिख लो जैसे मैंने लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर 1s, फिर 2 में 2s 2p, 3s 3p 3d, ऐसे लिख लेंगे। अच्छा उसके बाद यहाँ पर एरो लगा दो, ऐसे ऐसे लगा दिया एरो। ये एरो लगा देंगे, ठीक है। चलो इस तरीके से सारे एरोज हम लगा देंगे यहाँ पे। अब बस क्या करना है,
एरो पर जो पीछे से पहले आ रहा है ना, बैक साइड से पीछे आ रहा है, यहाँ से टेल के साइड से पीछे आ रहा है, उसको लिखना है। यानी इस वाले एरो पे सिर्फ क्या आ रहा है 1s, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 1s। उसके बाद इस वाले एरो पर सिर्फ क्या आ रहा है 2s, तो यहाँ पर लिख देंगे 2s। उसके बाद वाला एरो देखो, उस वाले एरो पर दो चीज़ें आ रही हैं, एक कौन सी आ रही है 3s, एक कौन सा आ रहा है 2p। तो सबसे पहले ऐसे बनाया ना हमने एरो, तो जो पहले आया कौन पहले आया 2p, तो पहले किसको लिखेंगे 2p को, फिर किसके लिखेंगे 3s को। ऐसे उसके बाद वाला एरो देखेंगे तो इस तरीके से आया, तो उसमें पहले कौन आया 3p और उसके बाद कौन आया 4s, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद कौन आया 3d 4p और 5s, तो पहले क्या आएगा 3d, फिर कौन आएगा 4p, फिर कौन आएगा 5s। ऐसे ही फिर इससे नेक्स्ट एरो पर जाएंगे तो क्या आएगा 4d, फिर क्या आएगा 5p, फिर क्या आएगा 6s। उससे नेक्स्ट एरो पर चेक कर लो, पहले कौन आएगा 4f, फिर आएगा 5d, फिर कौन आएगा 6p, फिर कौन आएगा 7s। ऐसे ही नेक्स्ट एरो पर जाएंगे तो कौन आएगा फिर 5f, फिर कौन आएगा 6d और फिर कौन आएगा 7p। इस तरीके से वाला कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको क्या याद रखना है, एस में कितना ऑर्बिटल था, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल था, इससे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने ऑर्बिटल थे भाई, पी में कितने ऑर्बिटल थे 3। इस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 6। डी में 2 थे, डी में हमारे कितने ऑर्बिटल थे 5, ऑड नंबर में याद रखना कितने ऑर्बिटल थे इसमें 5, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 10। उसके बाद हमारा कौन सा था एफ, एफ में मैक्सिमम ऑर्बिटल कितने थे 7, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखे चलिए, याद लगाइए। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब 1s से ज़्यादा एनर्जी किसकी है 2s की, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p की, 2p से 3s की, 3s से 3p, फिर 4s 3d। इस तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से है, राइट। चलो ये हो गया फर्स्ट रूल। दूसरा रूल पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, या फिर देन दैट इज एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, ठीक है। नेक्स्ट रूल और पढ़ लेते हैं, फिर दोनों रूल्स को मैं एक साथ समझा देती हूँ। नेक्स्ट रूल में लिखा है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। अब देखो इसका मीनिंग मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ। सपोज मुझे फिल करना है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अभी देखा था हमने क्या होता है 8, और उस हिसाब से हमने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो क्या था 2 और 6। अब यहाँ से देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से देखो, एक तो आपको ये वाली सीरीज जितनी जल्दी लर्न हो जाएगी वो ज़्यादा अच्छा है, तो ये सीरीज जितनी जल्दी आप लर्न करने वो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज आपको उससे तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता ही है 2 8 वाला, ये वाला ना। देखो चलो, नहीं तो ये ट्रिक याद रखना, इससे बना लेना। देखो सबसे पहले कौन सी शेल आती है हमारे पास, हमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने 8। इतना याद रखना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 10, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 14। चलो सबसे पहले आता है हमारे पास 1s, ऐसा ना, ये एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, मैंने यहाँ पे 2 भर दिए। कितने भरने हैं मुझे 8, 8 में से 2 चले गए, कितने बचे 6। फिर अगर 2s, तो यहाँ फिर से कौन सा आ गया एस, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, तो ये मैंने फिल कर दिया 2। उसके बाद कौन आएगा 2p, तो 2p में 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 ही बच रहे, तो 2p में कितना जगह 4, क्योंकि p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, तो ये 2p में आ गया। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ये है मेरा s ऑर्बिटल, है ना। इसको मैं मान लेती हूँ ये 1s है, इस हिसाब से यहाँ पर है ये मेरा 2s ऑर्बिटल, और ये कौन सा है हमारा 2p ऑर्बिटल, और p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, ये बना दिया। अब देखेंगे ध्यान से, इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं मुझे 2, 2 कैसे भरे जाएंगे, एक इस तरीके से भरेंगे तो दूसरा इस तरीके से भरेंगे। यही लिखा है, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है कि एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, और उन दोनों की जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए, यानी एक अपर डायरेक्शन में तो एक बिलो डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसे फिल नहीं करने हैं दोनों, या ऐसे फिल नहीं करने हैं, ये इस तरीके से फिल करने। यानी इसमें भी मुझे कितने फिल करने हैं 2, तो 1, और यहाँ कितना जगह 2। ये हो गया ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, राइट। नेक्स्ट लिखा है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अगर किसी में एक से ज़्यादा ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पर 3, तो इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, तो इसमें क्या लिखा है इन तीनों की एनर्जी सेम होती है, और सेम एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें डबल तब तक नहीं करना जब तक उसमें सिंगल ना फिल हो जाए। जैसे ये 2p है, इसमें मुझे कितने फिल करने हैं यहाँ के हिसाब से 4, तो 4 देखो ऐसे फिल करने हैं आपको। सबसे पहले इसमें 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, पहले सब में सिंगल सिंगल फिल करना है, उसके बाद ही आप डबल कर सकते हैं। यानी आप इस तरीके से फिल नहीं कर सकते, पी में फिल करना है तो मुझे मैंने ऐसे कर दिया 2 और यहाँ पर 2, ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से फिल करते हैं। अब देखो जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम नाइट्रोजन का ले लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का, या चलो
नाइट्रोजन का ही ले लेते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, ठीक है। अगर हम पुराना वाला कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे उसके हिसाब से आएगा 2 5। अच्छा, और यहाँ से देखेंगे तो पहले कौन सा सेल आता है 1s, एस है ना, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, फिल कर दिए। उसके बाद 2s, ये भी कौन सा सेल है एस, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, फिर आएगा 2p, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें 6, पर बचे कितने 3 ही तो बचे, 3 यहाँ पर देंगे। अब अगर मैं इन दोनों रूल्स को फॉलो करूँ तो दोनों रूल्स के हिसाब से देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन भरा जाएगा। देखो सबसे पहले मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1s, मैंने 1s फिल कर लिया। यहाँ पे कौन सा है मेरे पास 2s, मैंने 2s ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे क्या है 2p, 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, 3 ड्रॉ कर लेने हैं, ये हो गया 2p। अब आ जाओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। सबसे पहले 1s में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 2, तो ये हो गया 1 और ये क्या हो गया 2। फिर 2s में भी कितने फिल करने हैं 2, 1 और 2। p में कितने फिल करने हैं 3, 1 2 3, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इस तरीके से हम इस हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। चलो तो ये आपको समझ आ गया होगा, मैंने दोनों तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको बता दिया, राइट। चलो नेक्स्ट देखो रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं किसी एलिमेंट का। तो किसी भी एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आता है उसका सिंबल। तो सबसे पहले हम किसी का भी सिंबल लिखते हैं, जैसे मान लो मुझे सोडियम है तो सोडियम का सिंबल क्या होता है Na। सबसे पहले आएगा सिंबल Na, उसके नीचे एक नंबर होगा और एक अपर साइड पर एक नंबर होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 11 और यहाँ पर कितना हो गया 23। अब ये तो होता है सिंबल। जेड क्या होता है, जेड एटॉमिक नंबर, यानी जो बॉटम साइड पे नंबर लिखा गया वो क्या होता है एटॉमिक नंबर। इसका मतलब इसका जेड यानी एटॉमिक नंबर कितना है इसका 11, ठीक है। और जो अपर साइड पे नंबर होता है वो होता है ए यानी मास नंबर, तो इसका ए यानी मास नंबर कितना हो गया 23, ठीक है। अब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन्स। तो अगर मैं ये पूछूँ इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव, इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितना है जितना जेड है, यानी कितने इसके अंदर 11। और जो मास नंबर होता है वो हमारा सम होता है किसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सम होता है। तो ये जो नंबर आता है ना प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो टोटल नंबर आता है मिलाकर, इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। अब यहाँ पर देखो n क्या है, a क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मुझे यहाँ पर a पता है कितना है 23 और मुझे प्रोटॉन भी पता है कितना 11, तो मैं यहाँ से न्यूट्रॉन निकाल सकती हूँ। न्यूट्रॉन निकालने पे कितना आएगा 12, राइट। एक और चीज़ जो याद रखनी है फॉर न्यूट्रल एटम, अगर कोई एटम है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे यहाँ पर 11, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन कितने 11 और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी कितना आ जाएंगे 11। इस तरीके से हम किसी का भी एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन ये सब निकाल सकते हैं, राइट। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होते हैं यहाँ पर 8 और यहाँ पे कितना होता है 16। इस हिसाब से जेड यानी एटॉमिक नंबर कितना आया 8, मास नंबर कितना आया यहाँ से 16। अब क्योंकि ये भी न्यूट्रल स्पीसीज है, यहाँ पर प्रोटॉन जेड के इक्वल यानी कितने होंगे 8, और क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 8। तो जो हमारा ए होता है वो क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। तो यहाँ मैं वैल्यू पुट कर दी है 16, ये कितना है 8 प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ से अगर मैं न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालूँ तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आएगी 8, तो यहाँ से न्यूट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी 8। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चलो अब देखो आयन क्या होते हैं। आयन होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी चार्ज्ड स्पीशीज। बेसिकली जिनके ऊपर चार्ज होता है उन्हें हम क्या कहते हैं आयंस। तो जो हमारी चार्ज्ड स्पीशीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं आयंस, राइट। चलो अब बेसिकली ये दो तरीके के हो सकते हैं, यानी या तो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज हो सकती है या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो सकती है। जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कैटायन, या उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेसिक रेडिकल्स। जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती हैं उन्हें एनायंस या क्या कहते हैं एसिड रेडिकल्स, ये याद रखना है, राइट। अच्छा अब इसमें अगर हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन काउंट करने हैं तो कैसे करेंगे। इसमें एक चीज़ याद रखनी है, कैटायन वो होते हैं जिसमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है तो अपने आप ही पता चल रहा है प्रोटॉन यहाँ ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन कम होंगे। यहाँ पर प्रोटॉन कम होते हैं और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, राइट। चलो जैसे एक एग्जांपल ले लूँ मैं, Na पॉजिटिव का ही ले लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अभी पीछे एक एग्जांपल देखा था लास्टली हमने किसका, Na का। यहाँ पर Na का हमने एग्जांपल लिया था कंसीडर, ठीक है। चलो तो अभी हमने वहाँ पे लिखा था इसका एटॉमिक नंबर कितना था 11 और मास नंबर कितना था 23, यानी इसका जो जेड है एटॉमिक नंबर वो कितना है 11, A यानी मास नंबर कितना है 23, ठीक है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाले तो प्रोटॉन उतने ही होते हैं जितना जेड होता है, यानी इसके प्रोटॉन कितने होंगे जेड के इक्वल, यानी कितना 11। न्यूट्रॉन निकालेंगे तो न्यूट्रॉन होता है मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
तो ये कितना आएगा 23 इक्वल टू 11 प्लस n, तो n कितना जगह 12, राइट। चलो अब बात आ गई इलेक्ट्रॉन की। देखो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस केस में अभी हमने लिखा इलेक्ट्रॉन कम होंगे प्रोटॉन से। अब कितने कम होंगे, देखो माइनस कर दो, जितना प्रोटॉन है उसमें से माइनस कर दो जितना इसका चार्ज है। कितना चार्ज है +1, तो यानी माइनस कर दो, एक चार्ज है ना कि माइनस कर देंगे, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10, ठीक है। मान लो जैसे Mg2 पॉजिटिव है, अब अगर इसमें आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, कौन सी लिया मैंने Mg2 पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखो इसका एटॉमिक नंबर होगा 12 और ये कितना होगा 24, मास नंबर 24, जेड 12 और प्रोटॉन भी इसके अंदर कितने होंगे 12, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 12 है। बट अगर इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो 12 माइनस उतना जितना इसके ऊपर चार्ज है, कितना चार्ज है 2, 12 माइनस 10 2, यानी कितना जगह 10, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10, ठीक है। इस तरीके से हम पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज का इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद सिमिलर अगर हम एक और एग्जाम्पल देखें यहाँ पर नेगेटिव का देखो, ऑक्सीजन का देख लेते हैं, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर कितना है 8 और यहाँ कितना था 16, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना था 8, तो प्रोटॉन भी कितना होगा 8, मास नंबर कितना है इसका 16, और मास नंबर क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू कितना आ गया 16, तो न्यूट्रॉन अगर मैं निकालूंगी तो कितना आएगा, अच्छा यहाँ पे 8 आएगा ना, 8 16 माइनस 8 यानी कितना जगह 8। चलो अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन निकालें तो ये पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे और प्रोटॉन कम, तो कैसे निकालेंगे, जितना प्रोटॉन है उसमें चार्ज ऐड कर दो, तो चार्ज कितना है इसके ऊपर, चार्ज ऐड कर दो उसके अंदर, चार्ज सिर्फ नंबर ऐड करना, मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो प्रोटॉन कितने थे 8, चार्ज कितना है 2, तो 8 + 2 यानी कितना जगह 10, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 10। तो मान लो एक मेरे पास स्पीशीज है N3 नेगेटिव, नाइट्रोजन की 3 नेगेटिव, ठीक है, 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो Z यानी प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर 7, तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 7 प्लस चार्ज का नंबर कितना, मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो कितना आ जाएंगे 10। इस तरीके से हम चार्ज स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप समझ आया होगा, राइट। चलो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं आइसोटोप। देखो आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर अलग होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं आइसोटोप। जैसे हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं 3, 1H1, ये याद रखना है थोड़ा सा, 1H2 और क्या होता है 1H3, तो इसका भी जेड कितना है 1, इसका जेड कितना है 1 और इसका भी जेड कितना है 1। अगर मैं मास नंबर की बात करूँ तो इसका मास नंबर कितना है 1, इसका मास नंबर कितना है 2 और इसका मास नंबर कितना है 3, ठीक है। अब अगर मैं तीनों में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन काउंट करूँ, देखो कितना होगा, इसमें प्रोटॉन कितने होंगे जितना Z होता है यानी 1, इसमें प्रोटॉन कितना होगा 1 और इसमें भी प्रोटॉन कितना होगा 1। उसके बाद इसमें अगर इलेक्ट्रॉन देखूंगी, न्यूट्रल स्पीसीज 1, इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1 और इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर न्यूट्रॉन देखूंगी तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 0। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन होता है हमारा A = प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, A- प्रोटॉन, तो ये कितना जगह 0, यहाँ पर निकालूंगी तो न्यूट्रॉन कितना जगह 1 और यहाँ पर निकालेंगे तो न्यूट्रॉन कितना जगह 2। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन की 1H1 वाली स्पीसीज अकेली ऐसी स्पीसीज है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। अच्छा, इन तीनों स्पीसीज का एक नाम भी है, इस स्पीसीज को हम बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं इसे, प्रोटियम। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का सिर्फ प्रोटियम या आइसोटोप ऐसा है जिसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये इसे हम कहते हैं ड्यूटीरियम, और इसे D से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे H से रिप्रेजेंट करते हैं खाली, और ये होता है ट्रीटियम। और जो ट्रीटियम होता है हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटोप ट्रीटियम, जिसे T से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है रेडियो एक्टिव। तो ये वाला जो आइसोटोप होता है थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, वो होता है रेडियो एक्टिव, तो ये हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। अच्छा, अब सबको ऐसे पता है ना फॉर्मूला ऑफ वाटर का क्या होता है H2O, वैसे ही अगर D2O लिखा है तो ये हाइड्रोजन का ड्यूटीरियम आइसोटोप है और D2O को हम बोलते हैं हैवी वाटर। तो यहाँ से आपको हैवी वाटर का भी फॉर्मूला याद रखना है, राइट। चलो, ऐसे ही अगर मैं कार्बन की बात करूँ तो कार्बन के भी 2 आइसोटोप हो सकते हैं, C612 और C614। तो यहाँ दिख रहा है दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर इज डिफरेंट। जनरली हम ये वाला कार्बन यूज़ करते हैं और ये वाला कार्बन कहाँ यूज़ होता है, रेडियो कार्बन डेटिंग में, ये एज ऑफ फोसिल्स निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो
एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है रिलेटेड टू आइसोटोप्स, देखो वो है कि इनका हम एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो जो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं उनका हम क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, राइट। चलो वो कैसे निकालते हैं, देखो जैसे मान लो मेरे पास क्लोरीन है और क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, एक है 1735Cl और एक है 17Cl37। तो आपको पता है क्लोरीन का जो मास होता है उसे हम जनरली कितना लेते हैं, 35.5। तो ये क्या होता है, इसका एवरेज एटॉमिक मास। अगर हमें आइसोटोप दिया हुआ है और उसका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना जो होता है m1 इंटू A% प्लस m2 इंटू B%। अगर किसी का तीसरा आइसोटोप है तो m3 इंटू C% लगा देना और नीचे आएगा A प्लस B%। तो टोटल परसेंट तो 100 होता है, तो नीचे तो 100 से डिवाइड किया जा सकता है, राइट। ये याद रखेंगे। अब इसमें ये क्या है, देखो m1 होता है मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, यानी m1 यहाँ कितना हो जाएगा 35। ऐसे अगर मैं बात करूँ m2 तो m2 कितना हो जाएगा 37। A% और B% इनका परसेंटेज अबेंडेंस होता है। मान लो ये 75% है तो यहाँ पे कितना रख देंगे 75 और m1 कितना रख देंगे 35। ऐसे ही मान लो B% है 25 तो यहाँ पे कितना जगह 25 और यहाँ की जगह 37। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। इस तरीके से हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है रिलेटेड टू आइसोटोप। बात यह प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप, इसमें क्या है, देखो हमने ये तो देख लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आइसोटोप में सेम रहते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो भी सेम होगा। क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होता है इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। उनका डिफर क्या होता है, मास नंबर उनका डिफर होता है तो इसीलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब डिफरेंट होता है आइसोटोप्स का। फिर जितने भी आइसोटोप्स हैं उनका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है क्योंकि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होते हैं इसलिए उनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज अलग होती है। जैसे जो कार्बन 14 है वो रेडियो एक्टिव है पर आइसोटोप कार्बन 12 रेडियो एक्टिव नहीं है, ये वही प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशंस आपको याद रखनी है, ये याद रखना यूरेनियम का आइसोटोप यानी यूरेनियम मास नंबर जिसका 235 होता है वो इधर फ्यूल यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ये इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इनको कर लेना। ऐसे कोबाल्ट 60 वो कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होता है। आयोडीन जिसका मास नंबर 131 होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ गाइटर में यूज होता है। फॉस्फोरस जिसका मास नंबर 32 होता है वो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज होता है। कार्बन 14 एज ऑफ फोसिल्स निकालने में यूज होता है। फोसिल्स होते हैं वुड प्लांट और एनिमल्स। मान लो अगर कोई प्लांट या डेड प्लांट और एनिमल है जिनका हमें ये निकालना है कितने साल पुराना है, ये उनका एज निकालना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, कार्बन 14, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अब डेड हो चुके हैं उनकी एज डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कार्बन 14। तो ये था आइसोटोप से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है। इसके अलावा 3 और छोटी छोटी टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आती है आइसोबार। आइसोबार वो होते हैं जिसका मास नंबर सेम होगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। जैसे आर्गन, आर्गन होता है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 पर मास नंबर कितना होता है 40। ऐसे ही सिमिलर हमारे पास होती है कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 और मास नंबर कितना होता है 40। तो जिसका मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर अलग अलग हो उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोबार। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोबार, राइट। चलो नेक्स्ट आता है आइसोटोन। आइसोटोन वो स्पीसीज होती हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। जैसे हमारे पास होता है P1531 और सल्फर 1632, ठीक है। अगर मैं दोनों में न्यूट्रॉन कैलकुलेट करूँ तो न्यूट्रॉन क्या होगा, 31 में से 15 माइनस करूँगी कितना आएगा 16 और यहाँ भी न्यूट्रॉन कितना आएगा 16। तो जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आइसोटोन। और सबसे इंपॉर्टेंट है भाई थर्ड स्पीसीज जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्योंकि इसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी बहुत यूज है। जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। स्पीसीज इसलिए लगाए क्योंकि जनरली ये चार्ज होती है, यानी इनके ऊपर क्या होता है, चार्ज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर है Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और N3 नेगेटिव, ये ले लिया। तो देखो ध्यान से, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, मास नंबर 23, ये होता है 12 और 24, ये कितना होता है 8 और 16 और ये कितना होता है 7 और 14। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कैसे निकाला, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। इसका मतलब अगर मैं इसके अंदर प्रोटॉन की बात करूँ तो कितने होंगे 11, इसके अंदर प्रोटॉन 12, इसके अंदर प्रोटॉन 8 और इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे 7, हो गया। चलो
अब इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखूँ तो इलेक्ट्रॉन इसमें निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना चार्ज है उतना इसमें से माइनस करेंगे। तो 11 में से एक ही चार्ज है, माइनस करूँगी, कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। यहाँ आ जाओ, इलेक्ट्रॉन ये कितना है, प्रोटॉन कितना है 12, और 12 में से चार्ज कितना है 2, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 10। नेगेटिव वाले में ऐड करना है, तो यहाँ पर है 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 10। यहाँ कितना है 7, 7 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सभी के अंदर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है 10। तो सबके अंदर क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो का मतलब ये होता है सेम, और पीछे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन स्पीसीज के अंदर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, राइट। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इस जो यूनिट है उसमें एक और टॉपिक दे रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब देखो, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड ये अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप वो कर लेना, जो हमारा चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, तो वो वाली यूनिट मैंने ऑलरेडी कवर करवा दी है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं मेटल और नॉन मेटल वाला टॉपिक, ठीक है। तो आज हमने ये यूनिट भी कवर कर ली। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।